जागृति, आपको आवाज़ आ रही है मेरी? रमा मिश्रा जी एंड रुचि सिंघल जी, am I audible to all of you? Yes. Okay, thank you. Rama, are you there? All right, so dear friends, as you know कि हम लोगों ने कल स्टार्ट किया था linguistics introduction, and we talked about the basic features of linguistics and how linguistics is a science, arts और social science. सो हमारे कोर्स में दो टॉपिक्स हैं, सिलेबस में दो टॉपिक्स हैं। जो पहला टॉपिक आपका है ब्रांचेस ऑफ लिंग्विस्टिक्स, और पहला नहीं, तीसरा टॉपिक है। और जो सबसे पहले टॉपिक लिखा है वो लिखा हुआ है आपका प्रॉपर्टीज़ ऑफ ह्यूमन लैंग्वेज। सो we will begin with either of them. We can do properties of human language first or the branches of linguistics. क्योंकि कल मैंने लिंग्विस्टिक्स की ब्रांचेस के बारे में बात किया था, तो इसलिए आज हम लोग लिंग्विस्टिक की ब्रांचेस से ही शुरू करते हैं, ठीक है। और उसके बाद जब टाइम बचेगा तो हम लोग बात करेंगे प्रॉपर्टीज़ ऑफ ह्यूमन लैंग्वेज के बारे में। तो लिंग्विस्टिक्स क्या है ये तो आप सबको समझ में आ गया है। इसमें तो मुझे लगता है कि किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अगर होता है तो आप वीडियो दोबारा अपलोड कर दूंगा, मैं दोबारा मीन्स अपलोड कर दूंगा। कल की क्लास का एडिटिंग करने के बाद आज अपलोड हो जाएगा, तो आप लोग उसको देख सकते हैं। आपको कोई भी कन्फ्यूज़न हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं यूट्यूब में, या डायरेक्टली मुझे मैसेज करके पूछ सकते हैं। आई वुड बी हैप्पी टू आंसर योर क्वेश्चंस। नाउ branches refers to division, and division can be of multiple types. तो यहाँ पे जो हम ब्रांचेस की बात कर रहे हैं, जो डिवीज़न की बात कर रहे हैं, वो है चार तरीके के। पहला है एस्पेक्ट्स ऑफ लैंग्वेज के आधार पे, दूसरा है लेवल्स ऑफ एनालिसिस के आधार पे, तीसरा है आपका तीसरा है अप्रोचेस टू जनरल अजम्पशंस के आधार पे, एंड द फोर्थ वन इज़ इंटरडिसिप्लिनरी प्रॉब्लम्स एंड गोल्स। दैट मीन्स वेन लिंग्विस्टिक्स इज़ मीटिंग विद सम अदर डिसिप्लिन्स। फॉर एग्जांपल लिंग्विस्टिक्स मिल रही है आपकी साइकोलॉजी से, या सोशियोलॉजी से, या हिस्ट्री से, या न्यूरोसाइंस से, या कंप्यूटर से, तो वहाँ पे आपका इंटरडिसिप्लिनरी वाला आपका आ जाएगा। सो अगर आपसे कहा जाए कि लिंग्विस्टिक्स कितने टाइप की है, तो एग्जैक्टली आप टाइप्स तो नहीं बता सकते। कल ही मैंने कहा था देयर आर मल्टीपल टाइप्स, बट कितने किस आधार पे उसको टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं, वो आधार आपके सामने चार हैं, जो यहाँ पे मैंने आपको दिखाए हुए हैं। तो आपका फर्स्ट वन इज़ आपको मेरी स्क्रीन दिख रही है? Yes, sir. Is my screen visible to you? Yes, sir. Yes, sir. No. Is my PowerPoint presentation visible to you? Yes, sir. No, sir. But I'm not presenting. How is it visible? No, sir. I am not able to see your. Okay, wait. Oh, fine. I forgot to click on the presentation. I hope now it is visible. Yeah. Now it is visible. Right. All right. So here it is. राइट, सो यू कैन सी इट। तो मैंने बोला कि जो लिंग्विस्टिक्स है उसको हम ब्रांचेस में जब डिवाइड करते हैं, तो हम फोर बेसेस, देयर आर फोर बेसेस ऑन विच वी डिवाइड द लिंग्विस्टिक्स इनटू different branches, right? The first one is aspects of language, the second one is the levels of analysis, the third one is approaches to general assumptions, and the fourth one is interdisciplinary problems and goals. अब ये चारों जो ब्रांच आपके आधार हैं लिंग्विस्टिक्स को ब्रांचेस में डिवाइड करने के, इन चारों को हम एक एक करके समझने की कोशिश करेंगे, राइट?
So the first one, as you can see here, aspects of language. So linguistics को लैंग्वेज के आस्पेक्ट्स पे डिवाइड करने का, फर्स्ट ऑफ ऑल आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा कि व्हाट इज आस्पेक्ट्स, राइट? सो आस्पेक्ट्स हियर रेफर टू आइडिया, राइट? आइडिया ऑफ लैंग्वेज. सो हियर यू सी आस्पेक्ट्स ऑफ लैंग्वेज इज फर्दर डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स. दो भागों में बांटा गया है. पहला है आपका ए, आप यहाँ देख सकते हैं, हिस्टोरिकल, रीजनल एंड सोशियो कल्चरल वेरिएशन, और दूसरा है आपका नॉलेज ऑफ लैंग्वेज वर्सेस यूज़ ऑफ लैंग्वेज. तो एक बार मैं फिर से बता दूं कि ब्रांचेस ऑफ लिंग्विस्टिक्स को 4 आधार पे, 4 बेसिस पे डिवाइड किया गया है. पहला वाला जो आपका बेस है वो एस्पेक्ट्स ऑफ लैंग्वेज है, और उसमें 2 पार्ट हैं, हिस्टोरिकल, रीजनल एंड सोशियो कल्चरल वेरिएशन एंड नॉलेज ऑफ लैंग्वेज वर्सेस यूज़ ऑफ लैंग्वेज. तो right now I am going to talk about the first one, which is historical, regional and socio-cultural variation, right? तो aspects of language के आधार पे जब हम linguistics की branches डिवाइड करते हैं, तो सबसे पहली ब्रांच जो आती है वो आती है synchronic linguistics, जो दूसरी ब्रांच आती है वो होती है diachronic linguistics, और जो थर्ड वाली आती है वो आती है dialectology या dialectological linguistics, आप उसको बोल सकते हैं. सिंक्रोनिक लिंग्विस्टिक्स मैंने कल भी बात किया था, स्टडी ऑफ लैंग्वेज, राइट, एट अ गिवन पॉइंट ऑफ टाइम. सो फॉर एग्जांपल हम बात करते हैं कि इंग्लिश जो है वो अमेरिका में अलग है, और ऑस्ट्रेलिया में अलग है, और ब्रिटेन में अलग है, कनाडा में अलग है. लैंग्वेज एक ही है इंग्लिश, लेकिन और टाइम एक ही है, 20th सेंचुरी, 21st सेंचुरी. बट अगर आप कंपेयर करेंगे लैंग्वेजेस को तो आपको लगेगा कि सेम लैंग्वेज अलग अलग जगहों पे अलग अलग है. सो इस स्टडी को हम कहेंगे सिंक्रोनिक लिंग्विस्टिक्स, जो आपका एस्पेक्ट्स ऑफ लैंग्वेज के अंतर्गत पहला टाइप है लिंग्विस्टिक्स का. एम आई क्लियर? जी सर. ओके. नाउ द सेकेंड वन इज डायाक्रॉनिक लिंग्विस्टिक्स. तो डायाक्रॉनिक मैंने कल भी बताया था कि डायाक्रॉनिक का मतलब होता है कि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम. क्रोनोलॉजी से में आप देखिए डायाक्रॉनिक, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम. तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम का मतलब हुआ कि अगर आप चौसर के टाइम की इंग्लिश, शेक्सपियर के टाइम की इंग्लिश, जॉन ऑसबर्न के टाइम की इंग्लिश और आज की इंग्लिश कंपेयर करेंगे तो आपको इंग्लिश में काफ़ी वैरायटी देखने को मिल जाएगी. ढेर सारे वर्ड्स हैं जिनकी मीनिंग चेंज हो गई है, ढेर सारे वर्ड्स हैं जो अब यूज़ नहीं किए जाते हैं, आर्केइक वर्ड्स उनको कहा जाता है. तो ये जो स्टडी होती है लैंग्वेज की, साइंटिफिक स्टडी जो होती है, इसको आपको डायाक्रॉनिक लिंग्विस्टिक्स के अंतर्गत माना जाता है. देन द थर्ड वन डायलेक्टोलॉजी. डायलेक्टिकल लिंग्विस्टिक्स रिफर्स टू एक ही लैंग्वेज के मल्टीपल डायलेक्ट्स. फॉर एग्जांपल आपका हिंदी एक स्टैंडर्ड लैंग्वेज है, लेकिन हिंदी में डायलेक्ट्स कितनी हैं? मैथिली है, अवधी है, भोजपुरी है, और ऐसे ही ढेर सारी हैं. जैसे हम लोग जहाँ पे रहते हैं प्रतापगढ़ में, वहाँ की लैंग्वेज अवधी है, और बाकी जगहों अगर आप हरियाणा में जाएंगे तो हरियाणवी हिंदी है. तो हिंदी के ढेर सारे डायलेक्ट्स हैं. तो जो लिंग्विस्टिक्स की ब्रांच इन डायलेक्ट्स को स्टडी करती है उसको डायलेक्टोलॉजी या डायलेक्टोलॉजिकल लिंग्विस्टिक्स कहा जाता है. तो ये तो हो गया आपका ब्रांचेज ऑफ लिंग्विस्टिक्स में एस्पेक्ट्स ऑफ लैंग्वेज में पहला पार्ट, हिस्टोरिकल, रीजनल या सोशियो कल्चरल वेरिएशन के आधार पे लिंग्विस्टिक्स की ब्रांचेज. यहाँ तक क्लियर है? जी. ओके गुड. Yes. ओके गुड, राइट. सो अब आता है आपका एस्पेक्ट्स ऑफ लैंग्वेज के आधार पे दूसरी कैटेगरी. लिंग्विस्टिक्स की 2 अलग ब्रांचेस यहाँ डिवाइड की गई हैं, वो है नॉलेज ऑफ लैंग्वेज वर्सेस यूज़ ऑफ लैंग्वेज. देखिए जो पहला वाला पार्ट है ग्रामेटिकल थियरी, वो है आपका नॉलेज पे, ठीक है, और दूसरा है जो प्रैग्मेटिक थियरी, वो है यूज़ पे. आप देखिए जितनी लैंग्वेज आप जानते हैं उतना सब तो यूज़ नहीं कर पाते. हो सकता है आपको बहुत से वर्ड्स अच्छे याद हों, बहुत से अच्छे सेंटेंसेस याद हों, पर आप किसी इंटरव्यू में जाएं लेकिन उतना अच्छा परफॉर्मेंस ना कर पाएँ. वैसे ये जो थियरी है परफॉर्मेंस एंड कॉम्पिटेंस की थियरी, ये नोम चॉम्स्की ने दिया है, इसको आगे मैं बताऊँगा. बट यहाँ पे एस्पेक्ट्स ऑफ लैंग्वेज में लिंग्विस्टिक्स को आप 2 तरीके से बांट सकते हैं. एक है ग्रामेटिकल थियरी, वो ग्रामर जो कॉम्पिटेंस है, जो एक्चुअली एग्जिस्ट करता है, यानी आपके दिमाग में ग्रामर है, आपकी बुक्स में ग्रामर है, हर जगह है, आइडियाज़ हैं, लैंग्वेज आप बहुत अच्छी जानते हैं. बट दूसरा है प्रैग्मेटिक थियरी, यानी प्रैक्टिकली आप उस लैंग्वेज को कितना यूज़ कर पाते हैं, कितना वो आपकी परफॉर्मेंस में आ पाता है.
तो लिंग्विस्टिक्स की वो ब्रांच जो स्टडी करती है कॉम्पिटेंस को या मेंटल ग्रामर को या ग्रामेटिकल थियरी को या पूरे के पूरे ग्रामर को, डिस्क्रिप्टिव ग्रामर को, वो आपका हो जाएगा ग्रामेटिकल थियरी। और लिंग्विस्टिक्स की वो ब्रांच जो स्टडी करती है ह्यूमन एफिशिएंसी को, ह्यूमन परफॉर्मेंस को, लैंग्वेज एक्चुअल लैंग्वेज यूज़ को, वो आ जाएगा आपका प्रैग्मेटिक थियरी में। मतलब एस्पेक्ट्स ऑफ लैंग्वेज में जो सेकेंड वाला पार्ट है वो आपका हो गया ग्रामेटिकल थियरी और प्रैग्मेटिक थियरी, यानी दो, ये लिंग्विस्टिक्स की दो ब्रांचेस हो गई। तो मैंने आपको बताया था कि लिंग्विस्टिक्स को हम ब्रांचेस में बांट सकते हैं चार आधार पे। पहला है एस्पेक्ट्स ऑफ लैंग्वेज, वो मैंने आपको समझा दिया। अभी मैं चलूँगा नंबर 2 लेवल्स ऑफ एनालिसिस पे, ठीक है? किसी का कोई क्वेश्चन? नो सर। ऑल राइट, तो लेवल्स ऑफ एनालिसिस पे आते हैं। लेवल्स ऑफ एनालिसिस देखिए, 4 ऐसे पार्ट हैं लेवल्स ऑफ एनालिसिस को। एनालिसिस के आधार पे हम लैंग्वेज को जो डिवाइड कर सकते हैं, लिंग्विस्टिक्स को जो हम ब्रांचेस में बांट सकते हैं। सबसे पहले लिंग्विस्टिक्स की वो ब्रांच जो स्टडी करती है, आप नंबर 4 से शुरू करें। अगर नंबर 4 में देखिए, ये स्टडी करती है स्टडी ऑफ लैंग्वेज मीनिंग। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मैं आपको सेंटेंसेस बोल रहा हूँ, समझा रहा हूँ, और मैं एक सेंटेंस बोल रहा हूँ और आपको उसकी मीनिंग समझ में आ जा रही है, तो मीनिंग कन्वे हो रही है। लेकिन ये मीनिंग कन्वे कैसे हो रही है, किसी वर्ड को मीनिंग कैसे मिलती है, सेंटेंस को मीनिंग कैसे मिलती है, या एक एक्सप्रेशन को मीनिंग कैसे मिलती है, इन सब को जो स्टडी करने वाली ब्रांच है लिंग्विस्टिक्स की, उस ब्रांच को कहा जाता है सिमेंटिक्स, राइट? यानी किसी भी लैंग्वेज में मीनिंग कैसे एट्रीब्यूट हो रही है, कैसे किसी वर्ड की मीनिंग निकल रही है, कैसे किसी सेंटेंस की मीनिंग बन रही है, ये सब का सब जो स्टडी किया जाएगा डिटेल में, ये सिमेंटिक्स में आएगा। ये बात समझ में आ गई? ओके, नाउ मूविंग अहेड वी विल टॉक अबाउट द थर्ड वन विच इज द थर्ड, फोनोलॉजी। नाउ जब हम बात करते हैं फोनोलॉजी की, तो द फोनोलॉजी इज दिस एज इट इज रिटन हियर, द स्टडी ऑफ द साउंड सिस्टम ऑफ अ गिवन लैंग्वेज एंड द एनालिसिस एंड क्लासिफिकेशन ऑफ इट्स फोनीम्स। तो अगर आप लैंग्वेजेस को समझने की कोशिश करेंगे तो हर लैंग्वेज का साउंड सिस्टम काफ़ी मिलता जुलता भी है, लेकिन काफ़ी अलग भी है। सो इफ़ यू कंपेयर इन हिंदी डिफरेंट डायलेक्ट्स, बिहारी डायलेक्ट एंड अवधी डायलेक्ट, ठीक है, तो आपको दोनों के जो साउंड सिस्टम है अलग लगेगा। अगर आप इंग्लिश और फ्रेंच और जर्मन के साउंड सिस्टम को कंपेयर करेंगे तो आपका उनका साउंड सिस्टम अलग लगेगा, राइट? सबसे बड़ी बात आप ये ज़रूर जान लीजिए कि लिंग्विस्टिक्स जो है वो कभी भी किसी एक पर्टिकुलर लैंग्वेज से रिलेटेड नहीं होती है, वो सारी लैंग्वेजेस को स्टडी करने का एक टूल है। तो जो फोनोलॉजी है उसमें हम साउंड सिस्टम को स्टडी करते हैं। फोनोलॉजी में एक वर्ड होता है फोनोटैक्टिक्स। फोनोटैक्टिक्स होता है स्टडी ऑफ हाउ फोनोटैक्टिक्स का मतलब होता है कि हम जो साउंड्स हैं किसी लैंग्वेज में वो आपस में कैसे कनेक्ट हो रहे हैं, उनके कनेक्ट होने का जो साइंटिफिक रीज़न होता है, जो तरीका होता है, उसे आप फोनोटैक्टिक्स बोलते हैं। ये भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। ओके, सो लेट मी सी हु इज विलिंग टू ज्वाइन नाउ। दिस इज राइट। सो फोनोलॉजी लेवल्स ऑफ एनालिसिस के आधार पे, देन वी टॉक अबाउट द सेकेंड वन, मॉर्फोलॉजी। मॉर्फोलॉजी इज स्टडीज ऑफ द रूल्स ऑफ फॉर्मिंग एडमिसिबल वर्ड्स। दैट इज, आप किसी लैंग्वेज में जो वर्ड्स क्रिएट करते हैं, देखिए अगर 2 या 3 या 4 लेटर एक साथ आ गए, RPSQ, तो RPSQ क्या कोई वर्ड बन रहा है? नहीं बन रहा है, कोई वर्ड नहीं होता। लेकिन अगर ये REPRISE हो जाए उसमें, तो रिप्राइज ये एक वर्ड बन जाता है। GO का एक वर्ड होता है, लेकिन GH कोई वर्ड नहीं होता है। तो किसी भी लैंग्वेज में जो वर्ड फॉर्मेशन होता है वो कैसे होता है, कौन सी यूनिट्स हैं जो वर्ड्स बनाती हैं, वर्ड्स बनने की क्या पॉसिबिलिटी है, क्या चांसेस हैं, इसको आप मॉर्फोलॉजी में स्टडी करते हैं। ठीक है, तो लेवल्स ऑफ एनालिसिस में ये जो आप नंबर 2 वाला है ये आपका वर्ड के लेवल पे हो गया, नंबर 3 वाला जो है वो साउंड के लेवल पे हो गया, नंबर 4 वाला जो है वो मीनिंग के लेवल पे हो गया। वर्ड के लेवल पे,
साउंड के लेवल पे, मीनिंग के लेवल पे, और जो सबसे पहला वाला है वो है सेंटेंस के लेवल पे। सेंटेंस के लेवल पे क्या है कि वर्ड्स तो बन गए, साउंड भी हो गया, मीनिंग भी आ गई, इतना काफ़ी है, लेकिन अब ये सारे मिल करके जो सेंटेंस बनाते हैं, द ग्रामेटिकल अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स इन अ सेंटेंस, किसी सेंटेंस में जो ग्रामेटिकल अरेंजमेंट होता है वर्ड्स का वो कैसे होता है, उसको स्टडी करने वाली जो ब्रांच है लिंग्विस्टिक्स की, उसको कहा जाता है सिंटैक्टिकल लिंग्विस्टिक्स या सिंटैक्स, राइट। तो ये हो गया आपका लेवल्स के आधार पे। अगर इसमें किसी को कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हैं, अदरवाइज आई विल मूव अहेड। ब्रांचेस ऑफ लिंग्विस्टिक्स में मैंने आपसे कहा था कि 4 ऐसे आधार हैं जिनके आधार पे हम इनको डिवाइड कर सकते हैं। तो एस्पेक्ट्स ऑफ लैंग्वेज हो गया, लेवल्स ऑफ एनालिसिस हो गया। अब जो तीसरा वाला है वो अप्रोचेस टू जनरल अजम्पशंस है, इसकी बात करेंगे। अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछ ले, फिर मैं आगे बढ़ूँ। ओके, सो आई बिलीव किसी के कोई क्वेश्चन नहीं है अभी, और आई विल मूव अहेड। तो अभी मैं ब्रांचेस ऑफ लिंग्विस्टिक्स में जो थर्ड वाला आपका जो तीसरा लेवल है, जो तीसरा आधार है, बेस है, अप्रोचेस टू जनरल अजम्पशंस, उसकी बात करूंगा। इसकी मैं बात कर चुका हूँ। अप्रोचेस टू जनरल अजम्पशंस, फॉर एग्जाम्पल दैट मीन्स कि आप लिंग्विस्टिक्स को कैसे अप्रोच करते हैं या लैंग्वेज को कैसे अप्रोच करते हैं। तो यहाँ पे अप्रोच के आधार पे, जो लिंग्विस्टिक्स का जो अप्रोच है उसके आधार पे, यानी उसके प्रयासों के आधार पे, उसके एफर्ट्स के आधार पे लिंग्विस्टिक्स की जो ब्रांचेस बनाई गई हैं उनको अप्रोचेस में डाला गया है। तो सबसे पहला है ट्रेडिशनल ग्रामर। ट्रेडिशनल ग्रामर को आप लिंग्विस्टिक्स के अंदर भी रख सकते हैं, बाहर भी रख सकते हैं। ज़्यादातर ट्रेडिशनल ग्रामर जो है वो डिस्क्रिप्टिव होता है। डिस्क्रिप्टिव मतलब वो आपको बताता है कि कैसे आपका जो सेंटेंस है वो बना हुआ है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपसे कहा जाए कि स्मोकिंग इज़ इंजूरियस टू हेल्थ, तो आपको ये सेंटेंस बताएगा कि जो स्मोकिंग है वो जीरंड है, इज़ जो है वो लिंकिंग वर्ब है, इंजूरियस टू हेल्थ आपका प्रेडिकेट हो गया वर्ब के साथ, राइट, इज़ के साथ मिला करके। तो ट्रेडिशनल ग्रामर जो है आपको सिंपल, कॉम्प्लेक्स, कंपाउंड सेंटेंस बताता है, प्रीपोजिशन बताता है, वर्ब एडवर्ब बताता है। ये सारी चीज़ें आपके ट्रेडिशनल ग्रामर में आती हैं। तो वो लिंग्विस्टिक्स की ब्रांच जो ट्रेडिशनल ग्रामर को स्टडी करेगी वो अप्रोचेस में ट्रेडिशनल ग्रामर लिंग्विस्टिक्स के आधार के रूप में जानी जाएगी। देन कम्स द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, स्ट्रक्चरलिज्म, जिसकी शुरुआत शशोर ने की थी। कल हमने बात किया था, इसके बारे में हम और बात करेंगे बिकॉज ये इम्पॉर्टेंट ब्रांच है, अप्रोच है। इसके बारे में क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में, आपके लिंग्विस्टिक्स में भी आ सकता है और लिटरेरी थियरी और क्रिटिसिज्म में भी आ सकता है। तो इसके बारे में थोड़ा आराम से बात करेंगे आगे चल के। जेनरेटिव लिंग्विस्टिक्स चॉम्स्की से रिलेटेड है और इसके बारे में भी बात करना पड़ेगा अलग से बिकॉज इम्पॉर्टेंट है, क्वेश्चन्स आ सकते हैं। कॉग्निटिव इज़ नॉट दैट मच इम्पॉर्टेंट बट कॉग्निटिव इज़ अंडरस्टैंडिंग, राइट, हाउ डू यू सी, how do you gain, how do you recognize something, how जो रिकॉग्निशन की बात करती है, कॉग्निशन की बात करती है लिंग्विस्टिक्स की जो ब्रांच, वो कॉग्निटिव में आती है। तो डिटेल्स में आगे आपको जब अलग अलग जो लिंग्विस्ट हैं उनके बारे में बताऊंगा तो उनके अप्रोचेज़ हैं, वहाँ पे आपको काफ़ी थोड़ा ज़्यादा ये क्लियर हो जाएगा। बट अभी मैं आपको फिर से बता दूं कि लिंग्विस्टिक्स की मैं ब्रांचेस के बारे में बात कर रहा हूं और ब्रांचेस में मैंने कहा 4 ऐसे आधार हैं जिसके आधार पर लिंग्विस्टिक्स बट सकती है। तो एस्पेक्ट्स ऑफ लैंग्वेज हो गया, लेवल्स ऑफ एनालिसिस हो गया, अप्रोचेस टू जनरल अजम्पशंस हो गया। अब हम पहुंचेंगे नंबर 4 पे, इंटरडिसिप्लिनरी प्रॉब्लम्स एंड गोल्स, यानी कि जब लिंग्विस्टिक्स किसी और भाषा जब लिंग्विस्टिक्स किसी और डिसिप्लिन से मिलती है तब जो लिंग्विस्टिक्स की ब्रांचेस बनती हैं उनको कहा जाता है इंटरडिसिप्लिनरी ब्रांचेस। तो सबसे पहले आपका आता है अप्लाइड लिंग्विस्टिक्स, जो जब हम लिंग्विस्टिक्स को लैंग्वेज टीचिंग में अप्लाई करते हैं, मशीन ट्रांसलेशन में अप्लाई करते हैं, तो वहाँ पे आपका अप्लाइड लिंग्विस्टिक्स आ जाती है। वो लिंग्विस्टिक्स की एक ब्रांच होती है इंटरडिसिप्लिनरी, बिकॉज अगर आप देखेंगे तो लिंग्विस्टिक्स एक हो गया, लैंग्वेज टीचिंग दूसरी ब्रांच हो गई, दोनों मिल करके जो बनाएंगी वो अप्लाइड लिंग्विस्टिक्स का पार्ट होगा। सिमिलरली मशीन ट्रांसलेशन एक अलग पार्ट है, मशीन ट्रांसलेशन एक और डिसिप्लिन हो गया। और अप्लाइड जब लिंग्विस्टिक्स को हम अप्लाई कर देंगे वहाँ पे तो वो आपका एक अलग ब्रांच बन जाती है अप्लाइड लिंग्विस्टिक्स की।
अप्लाइड लिंग्विस्टिक्स के बारे में भी थोड़ा सा बात करेंगे आगे। साइकोलिंग्विस्टिक्स, जब साइकोलॉजी और लिंग्विस्टिक्स एक साथ आते हैं, दो डिसिप्लिन मिलते हैं तो साइकोलिंग्विस्टिक्स बन जाता है। सोशियोलिंग्विस्टिक्स, जब सोशियोलॉजी और लिंग्विस्टिक्स एक साथ आते हैं तो सोशियोलिंग्विस्टिक्स बन जाता है। और न्यूरोलिंग्विस्टिक्स, जब न्यूरोलॉजी बहुत फेमस आजकल टर्म हो गया है, बिकॉज न्यूरो साइंस के न्यूरो सर्जन्स होते हैं, डॉक्टर्स न्यूरो के होते हैं। तो बेसिकली व्हाट न्यूरो रिफर्स टू इज़ दैट न्यूरो का मतलब हुआ कि हाउ डज़ योर माइंड फंक्शन। नाउ आप सोच रहे हो कि साइको और न्यूरो में क्या डिफरेंस है, राइट? साइको भी दिमाग से जुड़ा हुआ है, न्यूरो भी दिमाग से जुड़ा हुआ है। तो नंबर 3 वाला अगर आप इसका डिटेल्स जो लिखा गया पढ़ेंगे तो दैट सेज द स्टडी ऑफ द न्यूरल मैकेनिज्म्स इन द ह्यूमन ब्रेन दैट कंट्रोल द कॉम्प्रिहेंशन, प्रोडक्शन एंड एक्विजिशन ऑफ लैंग्वेज। देखिए, साइकोलिंग्विस्टिक्स जो है वो आपकी साइकोलॉजी की बात करता है, यानी वो आप एक तरीके से आप कह लीजिए कि आपकी सोच जो आपका ईगो या सुपर ईगो है, जो आपके अंदर दिमाग में चल रहा है, आपके कॉन्शियस माइंड में, सब कॉन्शियस माइंड में, लिंग्विस्टिक्स कैसे उसके साथ प्ले करती है, वो आता है आपका साइकोलिंग्विस्टिक्स में। लेकिन न्यूरोलिंग्विस्टिक्स कम्प्लीटली डिफरेंट है। न्यूरोलिंग्विस्टिक्स जो है वो थोड़ा सा और साइंटिफिक हो जाता है, और ह्यूमन ब्रेन में जो बायोलॉजिकल न्यूरॉन्स हैं, राइट, इट टेंड्स टू गो टू बायोलॉजी, राइट। तो बायोलॉजिकल जो न्यूरॉन्स हैं वो न्यूरॉन्स कैसे कंट्रोल करते हैं डिफरेंट पार्ट्स को, ह्यूमन माइंड में, कॉम्प्रिहेंशन यानी लैंग्वेज की समझ को, प्रोडक्शन यानी लैंग्वेज के क्रिएशन को, और एक्विजिशन यानी लैंग्वेज को ग्रहण करना, स्वीकार करना या प्राप्त करने को, इन सब को जो स्टडी करता है बायोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, यानी ह्यूमन ब्रेन के बायोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, वो न्यूरोलिंग्विस्टिक्स होता है। साइकोलिंग्विस्टिक्स में बायोलॉजिकल पॉइंट का कोई स्कोप नहीं होता है। और अगला पॉइंट है आपका लिंग्विस्टिक फिलॉसफी का, यानी जब फिलॉसफी और लिंग्विस्टिक्स एक साथ आते हैं तो जो आपकी ब्रांच बनती है वो लिंग्विस्टिक फिलॉसफी हो जाती है। और अगला है एंथ्रोपोलॉजिकल लिंग्विस्टिक्स का। एंथ्रोपोलॉजी आप सबको पता होगा। एंथ्रोपोलॉजी का मतलब होता है, प्लीज़ बी ऑनलाइन, लेट मी ऐड हिम, राइट। सो एंथ्रोपोलॉजी का मतलब होता है the study of the relations between language and culture and the relation between human biology, cognition and language, right. Everybody knows anthropology, right? So how does anthropology is all about किसी चीज़ की शुरुआत कैसे हुई और वो आगे कैसा बढ़ा, जेनेसिस एंड ग्रोथ, राइट। तो एंथ्रोपोलॉजी ऑफ लैंग्वेज, एंथ्रोपोलॉजी ऑफ ह्यूमंस, एंथ्रोपोलॉजी ऑफ एनिमल्स, एंथ्रोपोलॉजी ऑफ एन आइडिया, बहुत सारी एंथ्रोपोलॉजी हो सकती हैं। तो जब एंथ्रोपोलॉजिकल लिंग्विस्टिक्स की हम बात करते हैं कि लिंग्विस्टिक्स की जो शुरुआत हुई और वो कैसे आगे बढ़ा, ह्यूमन बायोलॉजी से कैसे जुड़ा हुआ है, कॉग्निशन से कैसे जुड़ा हुआ है, तो हम उसको एंथ्रोपोलॉजिकल लिंग्विस्टिक्स कहते हैं। शॉर्ट में आप समझ लीजिए कि एंथ्रोपोलॉजी और लिंग्विस्टिक्स के मिलने से जो ब्रांच बनती है वो एंथ्रोपोलॉजिकल लिंग्विस्टिक्स होती है, राइट। एक बार मैं फिर से बता दूं कि लिंग्विस्टिक्स में जो आपके क्वेश्चंस आएंगे बहुत डीप नहीं आएंगे, दे विल नॉट बी दैट डीप, बट सरफेस लेवल से ही आएंगे, राइट। बट फिर भी जानना तो है ही, कम से कम उतना तो जानना है जितना कि एग्ज़ाम में आए। ये छोड़ देते हैं, राइट। सो अब हम बात करें, ये हो गया आपका ब्रांचेस ऑफ लिंग्विस्टिक्स। ब्रांचेस ऑफ लिंग्विस्टिक्स मैंने यहाँ पे कंप्लीट कर दिया है, और इन ब्रांचेस के बारे में जो ब्रांचेस डिटेल होंगी, डिटेल में करना होगा। फॉर एग्जांपल जब हम सेशोर की बात करेंगे तो स्ट्रक्चरलिज्म की बात करेंगे, चॉम्स्की की बात करेंगे, परफॉर्मेंस एंड कॉम्पिटेंस की बात करेंगे, जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा उसको मैं आपको अलग से कराऊंगा। लेकिन फ़िलहाल आपको जो ब्रांचेज ऑफ लिंग्विस्टिक्स का आइडिया था वो मैंने आपको दे दिया है। अगर आपके पास कोई भी क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं। अच्छा, एक बार मैं पूछ लूँ, मेरी आवाज़ आ रही है सभी को? जी सर, आ रही है। आवाज़ आ रही है, वेरी गुड। तो शुड आई मूव अहेड देन? यस सर। ऑल राइट। प्रिया वर्मा जी, आप सुन रही हैं मुझे? यस सर। ओके, वेरी गुड, थैंक यू। राइट, सो मैंने आपको ब्रांचेस समझा दिया। ब्रांचेस के बाद बहुत सारी चीज़ें मैं स्किप कर देता हूँ। थोड़ा सा मैं आपको आज मेजर लिंग्विस्ट में पाणिनि के बारे में ज़रूर बताऊँगा। आप लोग इंडियंस हैं और पेपर भी इंडिया का है तो पूछ सकता है।
4th सेंचुरी बीसी से 6th सेंचुरी बीसी के बीच में पाणिनि हुए थे, उनकी डेट श्योर नहीं है। संस्कृत ग्रामरियन थे एंड उस समय लिंग्विस्टिक्स वर्ड तो यूज़ नहीं होता था। पाणिनि की बुक का नाम था अष्टाध्यायी और उन्होंने उसमें ढेर सारे फार्मूलाज दिए थे। सो 3959 रूल्स ऑफ संस्कृत मॉर्फोलॉजी, सिंटैक्स और सीमेंटिक्स, ये 4th सेंचुरी बीसी से 6th सेंचुरी बीसी के बीच में इंडिया में प्रोड्यूस हो चुका था, राइट। तो लिंग्विस्टिक्स के मामले में यू मे फील प्राउड कि इंडिया में काफ़ी काम हुआ था, बट ये अलग बात है कि वो आगे फ़िलहाल लोग उसको ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं देते हैं इंडिया में। देन पाणिनि के अष्टाध्यायी के बारे में आप अलग से पढ़ सकते हैं, बहुत इम्पोर्टेंट नहीं है। प्लेटो के या ये जो सारे राइटर्स हैं ये ओल्ड लिंग्विस्टिक्स में आते हैं, तो मैं स्किप कर दूंगा इसको। लिंग्विस्टिक्स से शुरुआत में आते हैं तो आई विल नॉट बी डीलिंग विद देम, कभी और काम पड़ा तो ज़रूर बता दूंगा। अब हम आते हैं द स्कूल ऑफ स्ट्रक्चरल लिंग्विस्टिक्स। ये हमारे कोर्स का एक बहुत इम्पॉर्टेंट हिस्सा है हमारे सिलेबस का, और ये हमारे एग्ज़ाम में आ जाता है, ठीक है। सो शुड आई कंटिन्यू? जी। ओके, गुड, थैंक यू। द स्कूल ऑफ स्ट्रक्चरल लिंग्विस्टिक्स। सो बिगनिंग इसकी कैसे होती है, कैसे आगे बढ़ता है और कौन लोग हैं इसमें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से क्वेश्चन आने की पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा है। सबसे बड़ी बात, स्ट्रक्चरल लिंग्विस्टिक्स का मतलब क्या है? स्ट्रक्चर का क्या मतलब होता है? स्ट्रक्चर का मतलब होता है कि किसी चीज़ का स्ट्रक्चर। फॉर एग्जांपल अगर मैं पूछूं कि आपके घर का स्ट्रक्चर क्या है, तो आप बोलेंगे रेक्टेंगल है या स्क्वायर है, उसमें एक छत है, नीचे फर्श है, दीवारें हैं, खिड़कियाँ हैं। आप इस स्ट्रक्चर से समझ जाते हैं कि आपका घर कैसा है ना। अगर आप एक कमरे में जाएं और आपसे कहा जाए, आपके पिताजी बोलें कि वहाँ जा कर के एक किताब उठा के ले आइए और वहाँ पे 7-8 किताबें रखी हो, और उन्होंने आपको बुक का स्ट्रक्चर बता दिया कि ज़्यादा चौड़ी है, ज़्यादा लंबी है, तो आप तुरंत पहचान जाएंगे। यानी जो और किसी चीज़ को जानने और समझने का एक आसान तरीका है स्ट्रक्चर। तो स्ट्रक्चरल लिंग्विस्टिक्स का मतलब हुआ कि लिंग्विस्टिक्स में को स्ट्रक्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से समझना, मतलब लैंग्वेज का वो related to formation. सॉरी प्लीज कम अगेन। Is it related to formation? Can we say formation? हाँ, यू कैन से ऑब्वियसली, क्योंकि स्ट्रक्चर और फॉर्मेशन तो एक ही हो गया ना। आप जब किसी चीज़ को फॉर्म करते हो तो अल्टीमेटली यू गिव इट अ स्ट्रक्चर, है ना। सो यस सपना, यू आर राइट, रिलेटेड टू फॉर्मेशन। ओके, सो स्ट्रक्चरल लिंग्विस्टिक्स की शुरुआत कहाँ होती है? फ्रांस में होती है 1950s में। और शुरू करने वाले लोग कौन हैं? क्लॉड लेवी स्ट्रॉस, जो एंथ्रोपोलॉजिस्ट थे, बट उनका जो आइडिया था वो आपके लिंग्विस्टिक्स में आ गया। और दूसरे कौन थे? रोला बार्थ, 1915-1980, राइट। तो आप देखिए, क्लॉड लेवी स्ट्रॉस और रोला बार्थ में बस 7 साल का अंतर है उनकी एज में। और इन लोगों ने ये जो आपका स्ट्रक्चरल मूवमेंट था इसकी शुरुआत की थी। आपको नाम याद रहने चाहिए कि ये वो लोग हैं जिन्होंने स्ट्रक्चरल लिंग्विस्टिक की मूवमेंट की शुरुआत की थी। लेकिन आप याद रखिए कि ये लोग लिंग्विस्ट नहीं थे। क्लॉड लेवी स्ट्रॉस एक एंथ्रोपोलॉजिस्ट थे, रोला बार्थ एक लिटरेरी क्रिटिक थे। इन लोगों ने, रोला बार्थ का नाम तो आप जानते ही होंगे, बहुत फेमस है। और ये जो है, इन लोगों ने स्ट्रक्चरलिज्म की शुरुआत की थी। लेकिन स्ट्रक्चरलिज्म को जो लिंग्विस्टिक्स में लेकर के आए, जिन्होंने उस आइडिया को अप्लाई किया लिंग्विस्टिक्स में, उनका नाम था फर्डिनेंड डी सोसोर, जिनके बारे में कल भी बात की थी और आज करेंगे क्योंकि ज़रूरी है, राइट। तो डेट ऑफ बर्थ वगैरह तो आपको पता है, 26 नवंबर 1857 से पैदा हुए, 22 फरवरी 1913 में उनकी डेथ हुई। ओरिजिनली फ्रेंच थे, जो बाद में जिनेवा में मूव कर गए थे। और इनके फैमिली में बहुत सारे स्कॉलर्स थे। ये सब पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट ये है कि उन्होंने लैटिन, ग्रीक, केमिस्ट्री, थियोलॉजी, लॉ, ये सारा कुछ पढ़ा था, मतलब काफ़ी पढ़े लिखे आदमी थे। एंड एट द एज ऑफ 21 रोट मेमोयर सर ली सिस्टम प्रिमिटिव डेस वाले डेंस, इसको आप पढ़ सकते हैं इंग्लिश में, फ्रेंच तो मुझे आती नहीं है। डिसर्टेशंस ऑन द प्रिमिटिव वॉवल सिस्टम्स इन इंडो यूरोपियन लैंग्वेजेस in which he proved that he was a scholar, in which he proved scholars wrong। तो ये जो डिसर्टेशन इन्होंने लिखी थी उसका नाम आप देख लीजिए, पूछ सकता है कि ये डिसर्टेशन किसने लिखी थी। तो इस डिसर्टेशन का नाम है
डिसर्टेशन ऑन द प्रिमिटिव वॉवेल सिस्टम इन इंडो यूरोपियन लैंग्वेजेस। इसमें इन्होंने बहुत सारे जो पहले के स्कॉलर्स थे उनके खिलाफ कई बातें लिखी। आपको बस इतना याद रखना है कि 21 साल की उम्र में इन्होंने ये डिसर्टेशन लिखी थी, इसका नाम याद होना चाहिए। अगर ये पूछा कि किसने लिखा है तो आप बता पाएँ कि ये फर्डिनेंड डी सोशोर ने लिखा हुआ है। ओके, सपना आपको आवाज़ आ रही है? यस सर, यस ऑल राइट, फिर आगे बढ़ते हैं। सर। प्लीज हाँ गो स्लो। हाँ सपना बोलिए। सपना एक बार फिर से बोलना बेटा, आवाज़ सर सुनाई प्लीज गो स्लो। नहीं। ऑल राइट, आई ट्राई क्योंकि कोर्स बहुत ज़्यादा सर प्लीज गो स्लो। I got it. I'll try. Okay. So as I said कि in 1880 he was awarded doctorate at University Leipzig, Germany. 1891 returned to Geneva to teach there. इनके बारे में मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि इनके बारे में क्वेश्चन आ सकता है। ये मत सोचिएगा कि मैं जो है आपको ज़रूरी है जो अनावश्यक बातें बता रहा हूँ। Taught ancient Sanskrit for 21 years. Right, ancient Sanskrit. Right, amazing fact है। Then was asked to teach a course in general linguistics, taught it 3 times, 1907 to 1911। जो बुक हम उनकी जानते हैं जिसका नाम कोर्स इन जनरल लिंग्विस्टिक्स है, जो 1916 में है, जो सबसे इम्पॉर्टेंट बुक है स्ट्रक्चरल लिंग्विस्टिक्स में, वो एक्चुअली एक बुक उन्होंने नहीं बनाई थी, उन्होंने लेक्चर्स दिए थे। वो लेक्चर्स कहाँ दिए थे? वो लेक्चर्स उन्होंने दिए थे 1907 से 1911 के बीच में जनरल लिंग्विस्टिक्स में, क्योंकि उनको एक कोर्स पढ़ाना था। तो वो कोर्स उन्होंने 3 बार पढ़ाया, 1907 से 1911 के बीच में। एंड उन्होंने एक डॉक्टरल थीसिस लिखी ऑन द लोकेटिव एब्सोल्यूट इन संस्कृत। संस्कृत भाग मतलब आप देखिए जो उनकी पूरा का पूरा आइडिया था वो बेस्ड ऑन संस्कृत ही रहा। उन्होंने काफ़ी काम किया उस पर। और कोर्स इन जनरल लिंग्विस्टिक्स जो उनके स्टूडेंट्स थे उन्होंने उसको इकट्ठा करके जो पब्लिश किया, तो उस बुक का नाम 1916 में जो बुक पब्लिश होती है उस बुक का नाम हुआ कोर्स इन जनरल लिंग्विस्टिक्स। ओके, हिज लेक्चर्स अबाउट इम्पॉर्टेंट प्रिंसिपल्स ऑफ लैंग्वेज डिस्क्रिप्शन इन द यूनिवर्सिटी ऑफ जेनेवा बिटवीन 1907 एंड 1911 वर कलेक्टेड एंड पब्लिश्ड बाय हिज pupils posthumously, that is after his life it was published. ऑल राइट, ये समझ में आ गया कि कोर्स इन जनरल लिंग्विस्टिक्स 1907 से 11 के बीच में लेक्चर्स दिए गए थे जिनेवा में, और उसको उनके स्टूडेंट्स ने पब्लिश किया था। इज दैट ओके? कोई नहीं बोल रहा, इसका मतलब ओके है। यस सर। ओके। सशोर के ऊपर किन लोगों का इन्फ्लुएंस था? आपसे क्वेश्चन मल्टीपल चॉइस कर सकता है। आज मैं मल्टीपल चॉइस की प्रैक्टिस नहीं करा पाऊंगा क्योंकि आज टाइम कम है, मुझे पढ़ाना है थोड़ा सा, पर मैं कराऊंगा, जरूर कराऊंगा इस पर, ठीक है। लिंग्विस्टिक्स में जो सशोर हैं उनका जो इन्फ्लुएंस है, उनके ऊपर जो इन्फ्लुएंस है उसका वो किसका है? अमेरिकन लिंग्विस्ट W.D. विटनी, नाम याद रखना है, 1827 से 94, who insisted on the concept of arbitrariness of the sign। यहाँ दा की जगह ही लिख गया है, उसको अब दा पढ़े, द साइन। यानी W.D. विटनी 1827 से 1994 के बीच में इनका ड्यूरेशन था। इन्होंने सशोर से पहले इन्होंने बात किया था कि कैसे जो सिग्निफायर और सिग्निफाइड का रिलेशनशिप है, यानी जो शब्द है मोबाइल और जो हाथ में एक्चुअल मोबाइल है उसका जो संबंध है वो सिर्फ और सिर्फ एक आर्बिट्रेरीनेस पे बना हुआ है। यानी सिग्निफायर सिग्निफाइड के रिलेशनशिप में कोई लॉजिक नहीं है, वो कम्प्लीटली आर्बिट्रेरी है। ये बात उन्होंने कही थी और इसी को आगे बढ़ा करके साइंटिफिक अप्रोच दिया, स्ट्रक्चरल अप्रोच दिया आपके फर्डिनेंड डी सशोर ने। राइट। कोर्स इन जनरल लिंग्विस्टिक्स, तो W.D. विटनी का नाम याद रहेगा ना सबको? W.D. विटनी याद रखना आ सकता है, अमेरिकन लिंग्विस्ट। कोर्स इन जनरल लिंग्विस्टिक्स 1916 कंपाइल्ड बाय चार्ल्स बैली एंड एल्बर्ट सेकेव। अब आपसे ये पूछ सकता है कि कोर्स इन जनरल लिंग्विस्टिक्स लिखी तो सशोर ने, बट कंपाइल किसने किया? चार्ल्स बैली एंड एल्बर्ट सेकेव, ये दोनों आपके राइटर्स हैं जिन्होंने इसको कंपाइल किया। और आपको मैं बता चुका हूँ 1907 से 11 के बीच में जो उन्होंने लेक्चर्स दिए थे उस पर बेस्ड है। 1996 में एक और मैन्युस्क्रिप्ट पब्लिश हुई है इस कोर्स इन जनरल लिंग्विस्टिक्स की।
इसमें लेटर पब्लिश्ड एज राइटिंग्स इन जनरल लिंग्विस्टिक्स, इसका नाम था राइटिंग्स इन जनरल लिंग्विस्टिक्स, याद रखने वाली चीज है। वॉज फाउंड दैट कंटेन सश्योर्स ओरिजिनल नोट्स, इसमें सश्योर के कुछ ओरिजिनल नोट्स शामिल हैं। यानी जो आपका 1916 में आता है उसमें सश्योर का अपना कोई नोट्स नहीं था, उनका ओरिजिनल नोट्स नहीं था, लेकिन जो 1996 में आया, 1996 में आया, जिसका नाम था राइटिंग्स इन जनरल लिंग्विस्टिक्स, उसमें सश्योर के ओरिजिनल नोट्स भी थे। ये भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। इसके अलावा एक हैं प्रोफेसर ऑफ लिंग्विस्टिक्स जिन्होंने सश्योर को ट्रांसलेट किया है, उनका नाम है रॉय हैरिस। रॉय हैरिस ने सश्योर पे काफ़ी काम किया है और उन्होंने उनको ट्रांसलेट भी किया है, और उन्होंने सश्योर के पूरे कंट्रीब्यूशन को इस तरीके से डिफाइन किया है। मैं इसको बहुत एक्सप्लेन नहीं करूँगा क्योंकि मैं नोट्स में कर दूँगा, बट मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफ में बता देता हूँ। Language is no longer regarded as peripheral to our grasp of the world we live in, but as central to it. Words are not mere vocal labels of communicational adjuncts superimposed upon an already given order of things. They are collective products of social interaction, essential instruments through which human beings constitute and articulate their world. This typically 20th century view of language has profoundly influenced developments throughout the whole range of human science. It is particularly marked in linguistics, philosophy, psychology, sociology and anthropology. तो बच्चों मैं जो आप लोगों जो ये इन्होंने बात कही है रॉय हैरिस ने, एक्चुअली जो आगे आने वाला चीज़ें मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ, जब आप उस एक्सप्लेनेशन को समझ लेंगे और आकर के दोबारा पढ़ेंगे तो आपको ये बहुत आराम से समझ में आएगा, क्योंकि जो इन्होंने कहा, जो सश्योर ने बातें कही है उसको इन्होंने समराइज कर दिया है बहुत ब्रीफ में। सो आई विल मूव अहेड। रॉय हैरिस का नाम याद रखना है, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के इमेरिटस प्रोफेसर हैं जिन्होंने काफ़ी काम किया है सश्योर के ऊपर। अब हम बात करेंगे सश्योर ने एक्चुअली किया क्या, जो इतना ज़्यादा उनका नाम हो गया, इतना उन पे क्वेश्चंस बनते हैं, कोई भी एग्ज़ाम बिना सश्योर के नहीं होता है, ऐसा सश्योर ने क्या किया था। तो सश्योर के बेसिकली 3 आइडियाज़ थे। उन 3 आइडियाज़ की हम बात करेंगे, बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, और आपको समझ में आ जाएगा कि सश्योर एक्चुअली कौन थे और वो क्या कर रहे थे। ठीक है, पहला आइडिया, he emphasized that the meanings we give to the words are purely arbitrary and that these meanings are maintained by convention only. Words, that is to say, are unmotivated signs, meaning that there is no inherent connection between a word and what it designates. सीधा सा मतलब है सिग्निफायर सिग्निफाइड में कोई भी रिलेशनशिप नहीं है, जो भी रिलेशनशिप है वो सिर्फ और सिर्फ आर्बिट्रेरी है। उन्होंने कहा कि जो शब्द है उसकी जो मीनिंग होती है वो सिर्फ कन्वेंशन के आधार पर तय होती है। किसके आधार पे? मेंटेन्ड बाय कन्वेंशन, यानी परंपराओं के आधार पे। मतलब क्योंकि मेरे पिताजी जो कपड़ा पहनते हैं उसको शर्ट कहते हैं, इसलिए मैं उसको शर्ट कहता हूँ, और क्योंकि मेरे पिताजी के पिताजी वो कपड़ा पहनते थे वो भी उसको शर्ट कहते थे, इसलिए मेरे पिताजी उसको शर्ट कहते हैं। और क्योंकि मेरे पिताजी के पिताजी पिताजी के पिताजी शर्ट पहनते ही नहीं थे, इसलिए उनको शर्ट के बारे में मालूम ही नहीं था। राइट? तो आप समझिए बात को कि आपका जो ये एक तरीके से जो लैंग्वेज में वर्ड्स हैं, बुक को बुक क्यों कहते हैं, कैट को कैट क्यों कहते हैं, कंप्लीटली आर्बिट्रेरी है, इसमें कोई लॉजिक नहीं है। तो इसीलिए उन्होंने कहा देयर इज नो इनहेरेंट कनेक्शन बिटवीन अ वर्ड एंड व्हाट इट डेजिग्नेट्स। एक शब्द और वो शब्द जिस चीज को बारे में बताता है उसके बीच में कोई भी इनहेरेंट कनेक्शन नहीं है, यानी पहले से ही स्थापित कोई कनेक्शन नहीं है, वो एक्चुअली सिर्फ और सिर्फ परंपराओं के आधार पर जुड़े हुए हैं। यानी ब्लैक को हम सर ऐसा मान लिया जाता है। हाँ बोलिए फिर से, क्या बोल रहे हैं? उन शब्दों को ऐसा सिर्फ मान लिया जाता है। जैसे आपका नाम क्या है? सर सपना। अगर आपका नाम सपना न रख करके आपके पापा ने कुछ और रखा होता तो सबरीना रखा हुआ होता तो मुझे सबरीना मान लिया जाता। यस एग्जैक्टली। तो आपके अंदर ऐसी कोई क्वालिटी तो नहीं है कि आपको देखते ही लोगों को सपना आने लगता है।
है Yes, ना। sir. तो मतलब ये है कि किसी भी तरीके से जो शब्द है और जो मीनिंग है, यानी किसी की आंखें खराब है और आप उसका नाम रख दें नयन सुख, है ना, तो वो नयन सुख तो नहीं हो जाएगा। ऑलराइट, तो पहला उन्होंने जो आइडिया दिया कि हेंस लैंग्वेजेस इजंट द रिफ्लेक्शन ऑफ द वर्ल्ड एंड ऑफ एक्सपीरियंस बट अ सिस्टम विच स्टैंड्स क्वाइट सेपरेट फ्रॉम इट। इसलिए उन्होंने कहा कि जो लैंग्वेज है वो वास्तव में ऐसा नहीं है कि इस वर्ल्ड के एक्सपीरियंस को रिफ्लेक्ट करती है, बट एक्चुअली ये वर्ल्ड का जो सिस्टम है पूरा का पूरा एकदम अलग है, और जो लैंग्वेज का सिस्टम है वो अलग है। ये बस कोइंसिडेंस है कि लैंग्वेज के सिस्टम की सहायता से हम इस वर्ल्ड के सिस्टम को समझते हैं या एक दूसरे को बताते हैं। इज दैट ओके? जी। ठीक है, अब मैं बात करूंगा सेकंड। पहला हुआ आर्बिट्रेरी, याद रखना आर्बिट्रेरी। अब दूसरा आता है, सशोर ने कहा सेकेंडली, एम्फेसाइज दैट मीनिंग्स ऑफ वर्ड्स आर, कोई कुछ बोल रहा है? अच्छा ठीक है। सशोर एम्फेसाइज दैट मीनिंग्स ऑफ वर्ड्स आर रिलेशनल, नो वर्ड कैन बी डिफाइंड इन आइसोलेशन फ्रॉम अदर वर्ड्स। सशोर ने कहा एक वर्ड की मीनिंग जो है वो इसलिए है क्योंकि उससे जुड़ा हुआ एक दूसरा वर्ड है, उसकी मीनिंग कोई है। उन्होंने कहा जो शब्द होते हैं उनकी मीनिंग एक दूसरे के रिलेशन में ही स्थापित होती है या एस्टैब्लिश होती है। यानी हम ब्लैक को इसलिए ब्लैक समझते हैं क्योंकि हम वाइट को जानते हैं, हम ब्लू और ग्रीन में डिफरेंस समझते हैं। अगर हमको ग्रीन ना पता हो तो हम ब्लू नहीं समझ पाएंगे, ब्लैक ना पता हो तो वाइट नहीं समझ पाएंगे, डे नहीं पता होगा तो नाइट नहीं समझ पाएंगे, ठीक है। तो उन्होंने बोला सशोर ने कि जो आपका जो वर्ड्स हैं आपस में जो उनकी मीनिंग है वो रिलेशनल है, यानी एक वर्ड की मीनिंग को हम समझने के लिए दूसरे वर्ड की मीनिंग को समझना जरूरी होता है, यानी रिलेशन होता है मीनिंग में एक वर्ड का मीनिंग का दूसरे वर्ड की मीनिंग से। ओके, They are related with each other directly or indirectly. yes, they are related with each other directly or indirectly. Now इन्होंने एक एग्जाम्पल दिया, उन्होंने कहा कि एक मान लीजिए एक झोपड़ी है, उसको आप हट कह सकते हैं, HUT हट, पर वो हट कहाँ है, हट को आप कैसे समझेंगे? हट को समझने के लिए आपको उसकी जो पैराडिग्मेटिक चेन में पोजीशन है उसको समझना पड़ेगा। पैराडिग्मेटिक और सिंटैग्मेटिक में अलग से समझाऊंगा अभी आगे चल के, ठीक है। तो अगर जिनको पता है अच्छी बात है, जिनको नहीं पता है वो बिल्कुल कंफ्यूज ना हो। तो एक चेन है, हट को समझने के लिए आप हट को कंपेयर करिए मैंसन से, हट को कंपेयर करिए हाउस से, हट को कंपेयर करिए स्लम से, और हट को कंपेयर करिए होटल से, राइट, हॉस्पिटल से। तो जब आप हट को डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चर से कंपेयर करते हैं तो आप हट की मीनिंग को, स्लम की मीनिंग को, होम की मीनिंग को समझ पाते हैं। मान लीजिए आप सिर्फ हट जानते हैं, आप और किसी तरीके का घर जानते ही नहीं हैं, तो फिर आप हट की मीनिंग को कैसे समझ पाएंगे? क्योंकि आप हट को इसलिए समझते हैं क्योंकि आप स्लम जानते हैं, आप मैंसन जानते हैं, आप होम जानते हैं, आप हाउस जानते हैं। उन्होंने कहा कि एक वर्ड मीनिंग तभी देगा जब उसी से मिलते जुलते वर्ड्स और उनकी मीनिंग को आप जानते हो तो। अब यहाँ पे इन्होंने कहा है एक पैराडिग्मेटिक चेन क्रिएट की है, हॉवेल, सेड, हट, हाउस, मैंसन, पैलेस। देखिए ये सारे नाम देखिए, हॉवेल, शेड, हॉवेल और छोटा होता है, शेड थोड़ा बड़ा होता है, हट और थोड़ी बड़ी होती है, हाउस थोड़ा सा बड़ा होता है, मैंसन थोड़ा उससे बड़ा होता है, पैलेस उससे भी बड़ा होता है। ये पूरी की पूरी एक चैन क्रिएट कर दी। तो अगर आप इन सब को जानते हैं तो आपको किसी को भी समझना आसान हो जाएगा। तो सशोर का पहला आइडिया था कि लैंग्वेज आर्बिट्रेरी है, दूसरा उन्होंने कहा रिलेशनल है। क्या कहा? रिलेशनल, रिलेशनल, ठीक है, आर्बिट्रेरी एंड रिलेशनल, ये उनका दूसरा पॉइंट था कि एक वर्ड मीनिंग जो देता है वो दूसरे वर्ड की प्रेजेंस के कारण देता है। समझ गए? समझ गए बच्चों? गुड, यस सर। Yes, sir. थर्ड, नाउ अभी सेकंड पे चल रहे हैं। इफ वी हैव पेयर्ड अपोजिट्स देन दिस म्यूचुअली डिफाइनिंग। अच्छा, उन्होंने कहा कि इसलिए हम जब वर्ड्स को समझते हैं तो वर्ड्स को समझने के लिए हम पेयर्ड अपोजिट्स की बात कर सकते हैं। पेयर्ड अपोजिट्स क्या है? वो दो वर्ड जो एक साथ आते हैं और मीनिंग में अपोजिट होते हैं, जैसे मेल फीमेल, ब्लैक एंड वाइट, डे एंड नाइट। तो उन्होंने कहा ये जो पेयर्ड अपोजिट्स होते हैं ये एक दूसरे की मीनिंग को ज़्यादा क्लियर कर देते हैं, राइट। तो ब्लैक की मीनिंग ज़्यादा क्लियर हो जाती है क्योंकि वाइट है, डे की मीनिंग ज़्यादा क्लियर हो जाती है क्योंकि नाइट है, और मेल की मीनिंग ज़्यादा क्लियर हो जाती है क्योंकि फीमेल एक जेंडर है, राइट।
So he said कि this relational aspect of language gave rise to a famous सर remark ये of बाइनरी अपोजिशन है। बाइनरी अपोजिशन, जिसको आगे चल के कहा गया, यहाँ पे फिलहाल इसको हम पेयर्ड अपोजिट्स कहते हैं। अच्छा सर वो डिकंस्ट्रक्शन में है। रिकंस्ट्रक्शन में उसको बाइनरी अपोजिट कह देते हैं, यहाँ पे हम पेयर्ड अपोजिट कहते हैं, राइट। यहाँ पे सिर्फ इतना है कि एक वर्ड की मीनिंग को समझने के लिए दूसरे की आवश्यकता है। अब डिकंस्ट्रक्शन वाला जब लिटरेरी थियरी वाले सर आपको पढ़ाएंगे तो उसमें ये आएगा, राइट। मैं सिर्फ लिंग्विस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू से चल रहा हूँ। अब उन्होंने कहा कि जो रिलेशनल एस्पेक्ट है, इसकी वजह से शशोर ने एक बहुत फेमस रिमार्क दिया था। वो रिमार्क यहाँ पे मैंने कोट किया है, ये आप याद रखिएगा, ये पूछ सकता है आपसे। इन अ लैंग्वेज देयर आर ओनली डिफरेंसेस विदाउट फिक्स्ड टर्म्स। ये शशोर की राइटिंग का रिमार्क है, बहुत फेमस है, आप इसको याद रखिएगा। शशोर ने बोला किसी भी लैंग्वेज में सिर्फ और सिर्फ डिफरेंसेस होते हैं, फिक्स्ड टर्म्स नहीं होते हैं। इन अ लैंग्वेज देयर आर ओनली डिफरेंसेस विदाउट फिक्स्ड टर्म्स, राइट। Then he says all words then exist in differencing networks like these dyads or paired opposites and like the paradigmatic chain of dwelling place words given earlier. Shashore used a very famous example to explain what he meant by saying that there are no intrinsic fixed meanings in language. अगर आप लोगों ने एक किताब है पीटर बेरी की द बिगिनिंग थियरी, अगर आपने पढ़ा है तो ठीक है, नहीं पढ़ा तो ले लीजिएगा। वहाँ आपको उसमें ये एग्जांपल बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है। जेनेवा टू पेरिस एक्सप्रेस वाला एग्जांपल जो दिया गया है कि हम अगर मान लीजिए हम कहते हैं एक ट्रेन है इलाहाबाद से चलती है और गोरखपुर जाती है, इलाहाबाद गोरखपुर कहेंगे उसको, जो लोग इलाहाबाद गोरखपुर के आसपास के वो लोग जान जाएंगे, चौरी चौरा नाम है, इलाहाबाद गोरखपुर एक्सप्रेस है, लेकिन हम उसको इलाहाबाद गोरखपुर कहते हैं, चौरी चौरा कहते हैं, ठीक है। बट अगर उसी टाइम पे दूसरी ट्रेन चले, वो क्या जो ट्रेन जाती है रात को 11:30 बजे, क्या रोज़ उसके डिब्बे सेम होते हैं? क्या रोज़ उसका इंजन सेम होता है? क्या रोज़ उसका ड्राइवर सेम होता है? नहीं होता। रोज़ डिब्बे बदलते हैं, इंजन बदलता है, ड्राइवर बदलता है, यात्री बदलते हैं, सब कुछ बदल जाता है। यहाँ तक कि कभी कभी वो 11:30 बजे चलती भी नहीं है, 11:30 12:30 चलती है, कभी कभी कैंसिल भी हो जाती है, लेकिन उसका नाम जो होता है वो हमेशा इलाहाबाद गोरखपुर होता है, जैसे यहाँ पे जिनेवा पेरिस है। तो शशोर ने ये कहा कि लिंग्विस्टिक्स में लैंग्वेज में कुछ भी फिक्स्ड नहीं है। इस एग्जाम्पल की सहायता से उन्होंने समझाया कि कुछ भी फिक्स्ड नहीं है। समझ में आ गई बात? सेकेंड वाला, सेकेंड रिलेशनल इज ओवर। पहला आर्बिट्ररी हो गया, दूसरा रिलेशनल हो गया। समझ में आ गया? आगे बताऊं? यस सर। ओके। तीसरा उन्होंने कहा कि लिंग्विस्टिक्स जो है, जो आपका जो लैंग्वेज है वो हमारा वर्ड को शेप करता है। लैंग्वेज कॉन्स्टिट्यूट्स आवर वर्ड। तो उन्होंने कहा कॉन्स्टिट्यूट, पहला याद रखना आर्बिट्ररी, दूसरा याद रखना रिलेशनल, तीसरा इंपॉर्टेंट वर्ड याद रखना कॉन्स्टिट्यूट, राइट। लैंग्वेज कॉन्स्टिट्यूट। उन्होंने कहा हम अपनी दुनिया को बिना लैंग्वेज के समझ ही नहीं सकते। हमारी दुनिया जो है वो लैंग्वेज से ही बनी हुई है। हम अगर उठते हैं, सोते हैं, जागते हैं, सपना देखते हैं, नहाते हैं, धोते हैं, पढ़ते हैं, लिखते हैं, डांस करते, कुछ भी करते हैं, हम सोचते हैं या किसी को कुछ बताते हैं, तो सब कुछ लैंग्वेज की हेल्प से करते हैं। इसलिए उन्होंने कहा कि जब हम सब कुछ लैंग्वेज की हेल्प से करते हैं तो इसका मतलब हो गया लैंग्वेज जो है वो लैंग्वेज जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनल है। मतलब लैंग्वेज जो है वास्तव में हमारी दुनिया का निर्माण करती है, निर्माण करता है। इसलिए उन्होंने कहा लैंग्वेज इज कॉन्स्टिट्यूशनल। तो शशोर का तीसरा आइडिया है लैंग्वेज इज कॉन्स्टिट्यूशनल। तीन बातें बताई उन्होंने। पहला बताया कि लैंग्वेज जो है वो आर्बिट्रेरी है, दूसरा कहा रिलेशनल है, और तीसरा कहा कि लैंग्वेज जो है वो हमारे वर्ल्ड को क्रिएट करती है, कॉन्स्टिट्यूट करती है, कॉन्स्टिट्यूट करती है। जो भी दुनिया हम जानते हैं लैंग्वेज की वजह से जानते हैं, राइट। तो आप देख सकते हैं कि इट सेज मीनिंग इज ऑलवेज एट्रीब्यूटेड टू द ऑब्जेक्ट और आइडिया ऑफ ह्यूमन लैंग्वेज। वेल नोन एग्जाम्पल है कि आप जैसे हम लोग भगत सिंह को मानते हैं कि वो फ्रीडम फाइटर थे, लेकिन जो अंग्रेज़ लोग थे उस टाइम उनको मानते थे टेररिस्ट थे वो। तो इसमें क्या होता है कि जो हमारा वर्ल्ड है जो हम क्रिएट करते हैं, हम अपनी लैंग्वेज से क्रिएट करते हैं। दूसरा व्यक्ति जो अपना वर्ल्ड क्रिएट करता है वो अपनी लैंग्वेज से क्रिएट करता है, कॉन्स्टिट्यूट करता है। यानी दुनिया को समझने के लिए लैंग्वेज सबसे ज़्यादा आवश्यक है। बिना लैंग्वेज के हम ना तो जी सकते हैं, ना दुनिया में कुछ कर सकते हैं, ना बातें कर सकते हैं, ना शेयरिंग कर सकते हैं, ना कमा सकते हैं, ना पढ़ सकते हैं, ना सपने देख सकते हैं, क्योंकि सब कुछ तो लैंग्वेज में है। सपने में भी जो लोग लैंग्वेज में बात करते हैं वो उस लैंग्वेज में ही करते हैं।
तो तीसरा आइडिया ये हो गया। मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन एंड दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट इन अवर लाइफ। यस, यू कैन से दैट कि नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज एसेंशियल। वेरी इंपॉर्टेंट तो अलग हो गया, एसेंशियल। शशोर ने कहा विदाउट लैंग्वेज आप एग्जिस्ट नहीं कर पाएंगे, ऐसा उन्होंने कहा। कॉन्स्टिट्यूट करती है दुनिया को, ऐसा उन्होंने कहा, राइट। ओके सर। तो 3 आइडियाज हो गए जो मैंने आपको समझाए, और मैंने आपको बताया कि लैंग्वेज रिलेशनल है। लैंग्वेज का ये वाला सेंटेंस देखिए, लैंग्वेज इज आर्बिट्रेरी, रिलेशनल एंड कॉन्स्टिट्यूटिव। अगर आप ये याद रखेंगे तो आपको शशोर का आइडिया स्ट्रक्चरलिज्म का याद रहेगा कि लैंग्वेज इज आर्बिट्रेरी, रिलेशनल, कॉन्स्टिट्यूटिव। तो मैंने आपको अभी तक जो बताया, ब्रांचेज ऑफ लिंग्विस्टिक्स बताई, उसके अलावा शशोर का जो स्ट्रक्चरल लिंग्विस्टिक्स है उसका आइडिया बताया, ठीक है। ये आपका हो गया। अभी मैं आपको इसके आगे की जो बातें हैं वो अलग क्लास में बताऊंगा। एक और टॉपिक है जो मैं आज कवर करूंगा, क्योंकि मैंने 2 टॉपिक सोचा था, एक ब्रांचेज ऑफ लिंग्विस्टिक्स, एक प्रॉपर्टीज ऑफ ह्यूमन लैंग्वेज। मैंने आपको ब्रांचेज बता दिया, ब्रांचेज के साथ शशोर की जो लिंग्विस्टिक्स है वो समझा दिया। बाकी जो राइटर्स हैं लिंग्विस्टिक्स के इम्पॉर्टेंट, उनकी बातें मैं अगली क्लास में करूँगा। अभी मैं आप लोगों को बताऊँगा प्रॉपर्टीज़ ऑफ ह्यूमन लैंग्वेज। इसके पहले कि मैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ ह्यूमन लैंग्वेज में शिफ्ट करूं, अगर आपके पास कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं जो मैंने अभी तक बताया है। सर प्लीज एक्सप्लेन अप्लाइड लिंग्विस्टिक्स। ओके, अप्लाइड लिंग्विस्टिक्स को एक्सप्लेन करना है, ठीक है। अप्लाइड लिंग्विस्टिक्स का मतलब है व्हेन यू अप्लाई लिंग्विस्टिक्स, यानी जो आप उसको आप एक्चुअल यूज में ले जाते हो। एक तो लिंग्विस्टिक्स की थियरी हो गई, ठीक है, सिर्फ थियरी, आपने थियरी देख लिया। लेकिन थियरी के बाद जब आप उसको अप्लाई करते हो कहीं पे किसी जगह पे, तो वो अप्लाइड लिंग्विस्टिक्स में आ जाएगा। फॉर एग्जांपल इन डे टू डे लाइफ, डे टू डे लाइफ में कैसे अप्लाई हो रही है, जब आप इसको स्टडी करते हो तो यस, दैट विल बी अप्लाइड लिंग्विस्टिक्स, राइट। और एनीवेयर, इट्स नॉट ओनली डे टू डे लाइफ, कहीं पर भी आप जब उसको अप्लाई करोगे तो अप्लाइड में आ जाएगा, राइट। ट्रेडिशनल, यस। आप यहाँ देखिए, लैंग्वेज टीचिंग में लिंग्विस्टिक्स को अप्लाई करते हैं, मशीन ट्रांसलेशन में करते हैं अप्लाइड लिंग्विस्टिक्स। यानी जब भी किसी भी डिसिप्लिन के आगे अप्लाइड लग जाएगा तो इसका मतलब उसके एक्चुअल यूसेस को समझना। एक तो होता है लिंग्विस्टिक्स की थियरी को समझ लेना कि कौन क्या कहता है, क्या आइडिया है, जैसे शशोर की थियरी हमने समझ ली। लेकिन जो चॉम्स्की ने किया है वो अप्लाइड लिंग्विस्टिक्स का पार्ट होता है, क्योंकि वो परफॉर्मेंस कॉम्पिटेंस की बात करते हैं या और भी बातें करते हैं, राइट। ओके। और कोई क्वेश्चन? और किसी के पास कोई क्वेश्चन है? ओके, मैं अब शिफ्ट होऊंगा इंट्रोडक्शन टू लिंग्विस्टिक्स का ये एक आपका ये healinglinguistics.blogspot.com है, इसको आप यूज़ कर सकते हैं। मैंने इसको देखा तो आई थॉट कि आई शुड शेयर इट विद यू, राइट। जो प्रॉपर्टीज़ ऑफ ह्यूमन लैंग्वेज है डियर स्टूडेंट्स, बहुत बड़ा चैप्टर नहीं है, ब्रीफ है, इसलिए मैं आपको ब्रीफ में समझा दूंगा, नोट्स में आपको प्रोवाइड कर दूंगा, तो आप उसको पढ़ के समझ सकते हैं। फिलहाल मैं आपको ब्रीफ में प्रॉपर्टीज़ ऑफ ह्यूमन लैंग्वेज बताऊंगा, राइट। किसी को कुछ बोलना है? अच्छा, मेरी आवाज़ आ रही है, बता दो मुझे। यस सर, आ रही। चलो गुड, एक बार मैं देख लूँ कितने लोग हैं। तो वी हैव हियर प्रिया वर्मा, सपना, अनुज, रमा मिश्रा, जागृति, गजेंद्र जी एंड 2 others, राइट, गुड, फाइन। प्रॉपर्टीज़ ऑफ ह्यूमन लैंग्वेज। सो प्रॉपर्टीज़ ऑफ ह्यूमन लैंग्वेज में नंबर 1 कुछ इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट्स हैं, जो वर्ड्स हैं जिनको आपको समझना है। तो आपका हो गया वोकल ऑडिटरी चैनल, रेसिप्रोसिटी, ये प्रॉपर्टीज़ हैं। पहला फीचर है ह्यूमन लैंग्वेज का कि ये वोकल ऑडिटरी चैनल होती है, यानी ह्यूमन लैंग्वेज इज़ प्रोड्यूस्ड ओरली एंड इज़ रिसीव्ड थ्रू ईयर। ये जो ह्यूमन लैंग्वेज की प्रॉपर्टी है ये एनिमल्स में भी है, जो प्रोड्यूस किया जाता है ओरली और होती है ईयर से रिसीव की जाती है। बट एक डिफरेंस है, डिफरेंस ये है कि जो हम ओरल प्रोडक्शन करते हैं उसमें वैरायटी है, एनिमल्स वाले में वैरायटी उतनी नहीं है, राइट। सो वोकल ऑडिटरी चैनल की मीनिंग ये हुई। दूसरा जो फीचर है ह्यूमन लैंग्वेज का वो है रेसिप्रोसिटी। रेसिप्रोसिटी का मतलब कि
ह्यूमन बींग्स कम्युनिकेट बाय सेंडिंग एंड रिसीविंग सिग्नल्स। ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ बोलते हैं, आप रेसिप्रोकेट करते हो, यानी जो ए बोलता है उसको बी सुनता है, बी सुनने के बाद वो ए को रिस्पॉन्ड करता है और फिर वो आपका दूसरे वाले को बताता है। मैं आपको थोड़ा सा लिंग्विस्टिक साइकिल, कम्युनिकेशन साइकिल का एक फिगर दिखा कर समझा देता हूँ ये कैसे होता है। कम्युनिकेशन साइकिल का एक फिगर मुझे मिल जाए तो मैं आपको उससे समझा देता हूँ। देखिए, ये आपका एक कम्युनिकेशन साइकिल का फिगर है जो मैंने अभी आपके सामने ओपन किया है। आई होप कि दिख रहा हो आपको। दिख रहा है सबको? यस सर। ओके, तो ये देखिए कम्युनिकेशन का साइकिल जो है, इस पे क्वेश्चन बन सकता है। ये ह्यूमन कम्युनिकेशन, ह्यूमन लैंग्वेज इसी तरीके से चलती है। कैसे चलती है? सबसे पहले एक सेंडर होता है। मान लो कि मैं हूँ सेंडर, मैंने कोई, और उस सेंडर के दिमाग, हाँ एक्सक्यूज मी सर, यस सर प्रेजेंटेशन शो नहीं हो रहा है। क्या फिर से बोलिए? प्रेजेंटेशन शो नहीं हो रहा है सर, यहाँ पर प्रेजेंटेशन आपके It's showing, लैपटॉप, sir. आई एम नॉट गेटिंग यू। प्रेजेंटेशन शो नहीं हो रहा है मेरे इसमें। ओके, बाकी लोगों को शो हो रहा है? Yes, sir. It's showing. मे बी सम टेक्निकल इशू। Yes, ओके सर। अनुज बोल रहे हैं? जी सर, यस सर। अनुज एक बार रिफ्रेश करके देखो, ठीक है सर, आप आ जाएगा। ठीक है, तो मैं कम्युनिकेशन चैनल्स की बात रिकॉर्डिंग में डाल दूंगा, परेशान मत हो, दोबारा देख लेना। एक बार अभी पढ़ लो, समझ लो। कम्युनिकेशन में सबसे पहले एक सेंडर होता है। सेंडर होता है जो सबसे पहले एक कम्युनिकेशन की शुरुआत करता है। मान लीजिए मैं वो सेंडर हूँ, मेरे दिमाग में एक आइडिया आया, मैंने कहा, मेरे दिमाग में आइडिया क्या आया कि जो शोशियोर के लिंग्विस्टिक्स है वो मेरे दिमाग में आइडिया आया कि सिग्निफायर और सिग्निफाइड का रिलेशनशिप आर्बिट्रेरी है। ये आइडिया आ गया, चलो आ गया। अब मैं ये आइडिया चाहता हूँ कि रिसीवर, मान लीजिए रिसीवर अनुज है और मैं अनुज को तक वो आइडिया पहुँचा दूँ। तो ऐसा तो हो नहीं सकता कि मैं मन में सोचूं और वो आइडिया उनके पास पहुंच जाए, ये तो पॉसिबिलिटी नहीं है। तो क्या करना पड़ेगा? ये करना पड़ेगा कि मुझे उसको किसी ऐसे मीडियम की तलाश करनी पड़ेगी। तो मुझे उसको इनकोड करना पड़ेगा। यहाँ फॉर्मुलेट लिखा है, आप उसको इनकोड समझ सकते हैं। इनकोडिंग यानी जब आप थॉट को लैंग्वेज में डालते हैं तो उस प्रोसेस को कहा जाता है इनकोडिंग। क्या कहा जाता है? इनकोडिंग। और जब आप इनकोड कर देते हैं तो फिर वो रिसीवर के पास पहुंचता है। अब रिसीवर जो है उसको डिकोड करता है। अगर जिन टूल्स की सहायता से आपने कोड किया है वो टूल्स रिसीवर के पास हैं तो वो डिकोड कर लेगा। फॉर एग्जांपल, अगर मैंने एक ईमेल भेजा है तो वही आदमी एक्सेस कर सकता है जिसके पास इंटरनेट का एक्सेस हो, जिसके पास ईमेल आईडी हो, जिसका ईमेल आईडी सही हो, उसको ईमेल भेजा गया हो। अगर मैंने लैंग्वेज में बोला है, किसी सेंटेंस को बोला है, मान लो मैंने इंग्लिश में बोला दैट शोशियोर वॉज अ ग्रेट लिंग्विस्ट, तो आप तभी इसको समझ सकते हैं जब आपको इंग्लिश आती हो। और अगर मैं फ्रेंच में बोलूं तो तभी आप समझ सकते हैं जब आपको फ्रेंच आती हो। यानी ह्यूमन लैंग्वेज में जो कम्युनिकेशन होता है उसका एक फीचर ये है कि जो सेंडर और रिसीवर होगा दोनों के पास सेम इनकोडिंग और सेम डिकोडिंग टूल्स अवेलेबल होंगे। राइट? अब आता है अगला पॉइंट, मीडियम का। मीडियम में क्या होगा? सेंडर और रिसीवर के बीच में जो चीज़ जो नॉलेज या जो इन्फॉर्मेशन ट्रांसफ़र हो रहा है उसके लिए कोई ना कोई मीडियम चाहिए। आपका जो मीडियम है यहाँ पे आपका एयर होगा, क्योंकि हवा से ही आपके जो वर्ड्स हैं वो उसके कानों तक पहुँचते हैं। राइट? या अगर आप टाइप करते हैं तो वो एक राइटिंग पेज हो सकता है, वो एक वेब पेज हो सकता है। राइट? तो रिसीवर जो है वो किसी भी तरीके से मैसेज को रिसीव करता है, उसको डिकोड करता है। डिकोड करने के बाद उसको उस पर वो रिस्पॉन्ड करता है। रिस्पॉन्ड करने के लिए की प्रक्रिया को फीडबैक कहा जाता है। मान लीजिए कि मैंने आपको कोई बात कही और आपने उस पर एक प्रतिक्रिया अपने दिमाग में बनाई, पर उसको भेजने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? अब जो फीडर, जो आपका रिसीवर है, उसको इनकोडिंग करनी पड़ेगी। क्या करनी पड़ेगी? इनकोडिंग। ओके, तो रिसीवर इनकोड करेगा, इनकोड करके उसको सेंडर तक भेजेगा। याद रखने वाली बात है कि रिसीवर जो मैसेज सेंडर को भेजता है उस मैसेज को फीडबैक कहा जाता है, और सेंडर जो मैसेज रिसीवर को भेजता है उसे मैसेज कहा जाता है। ये पूरा का पूरा जब साइकिल पूरा हो जाता है, मतलब सेंडर के दिमाग में आइडिया आया, सेंडर ने उसको लैंग्वेज में इनकोड किया, उसको एक मीडियम के द्वारा रिसीवर को भेज दिया,
रिसीवर ने उसको रिसीव किया और उसको डिकोड किया, डिकोड करके वो आइडिया अब रिसीवर के दिमाग में आया, उस पे उसके बदले में उसके दिमाग में एक और आइडिया आया। अब रिसीवर ने उस आइडिया को इनकोड किया और उसको फीडबैक के रूप में सेंडर के पास भेज दिया और सेंडर ने उसको डिकोड करके समझ लिया। इस पूरे के पूरे साइकिल को जब पूरा हो जाता है तो इसको बोलते हैं आपका, क्या बोलते हैं, साइकिल ऑफ कम्युनिकेशन। तो इस तरीके से जो ह्यूमन लैंग्वेज होती है उसका एक फीचर होता है कि आप रेसिप्रोसिटी, जो मैंने आपको बताया, ह्यूमन लैंग्वेज जो होती है वो सेंडर और रिसीवर एक दूसरे को सिग्नल्स भेज करके काम उसको कंप्लीट करते हैं। अगला है स्पेशलाइजेशन। स्पेशलाइजेशन जो है वो है लिंग्विस्टिक सिग्नल्स हैव ओनली वन पर्पस, दैट इज ऑफ कम्युनिकेशन। मतलब लिंग्विस्टिक सिग्नल्स जो है उनका एक बहुत स्पेसिफिक पर्पस होता है। ऐसा नहीं होता है कि उसके और भी बहुत सारे पर्पस हों, बट आप कम्युनिकेट करना चाहते हो। चौथा है नॉन डायरेक्शनैलिटी। नॉन डायरेक्शनैलिटी का मतलब है कि जो बातें आप बोलते हो वो चारों डायरेक्शन में जाती है, यानी आपके पीछे खड़ा हुआ आदमी भी आपको सुन सकता है, आगे वाला भी सुन सकता है, बगल वाला भी सुन सकता है। ये ह्यूमन लैंग्वेज का एक फीचर है, ये भी एक फीचर हो जाता है, प्रॉपर्टी हो जाती है। ये तो कुछ ऐसे फीचर्स हो गए जो कॉमन है। अब हम बात करेंगे जो ऐसे फीचर्स जो सिर्फ और सिर्फ ह्यूमन लैंग्वेज में होते हैं। इसमें से कुछ जो मैंने ऊपर फीचर्स बताए, इसमें से कुछ एनिमल्स में भी हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल एनिमल के पीछे खड़ा हुआ एनिमल उसको सुन सकता है, तो नॉन डायरेक्शनैलिटी तो वो एनिमल में भी है। स्पेशलाइजेशन भी एनिमल में हो सकता है, रेसिप्रोसिटी भी एनिमल में हो सकती है, वोकल ऑडिटरी चैनल भी एनिमल में हो सकता है। तो ये सारे कॉमन वाले हो गए। बट नाउ आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट दी फीचर्स विच आर ओनली फाउंड इन दी ह्यूमन लैंग्वेज सिस्टम, और यही आपके एग्ज़ाम में आ सकता है। 5 सिस्टम हैं। पहला है डिस्प्लेसमेंट, दूसरा है आर्बिट्रेरीनेस, तीसरा है प्रोडक्टिविटी, चौथा है कल्चरल ट्रांसमिशन, पांचवा है डिस्क्रीटनेस, छठवां है डुअलिटी। माफ़ करिएगा 5 नहीं 6 है डुअलिटी। इन 6 को हम समझेंगे और समझने के बाद आज की क्लास हम कंक्लूड करेंगे। राइट। सो अनुज आपको अभी दिखने लगा? अनुज जी अभी नहीं दिखा सर, सिर्फ आप दिख रहे हैं मुझे। मैं दिख रहा हूँ? जी सर। अच्छा, मैं कैसे दिख रहा हूँ यार? अच्छा रुको, मैं दोबारा प्रेजेंट करता हूँ। एक बार इसको कैंसिल करके फिर से प्रेजेंट करता हूँ। मैंने स्टॉप प्रेजेंटिंग कर दिया और नाउ आई एम प्रेजेंटिंग अगेन। राइट। एम आई विजिबल नाउ? आई मीन इज इट विजिबल नाउ अनुज? नो सर, आप ही दिख रहे हैं सिर्फ। ऐसे कैसे हो रहा है? सपना आपको क्या हो रहा है? आपको मैं दिख रहा हूँ? सपना आर यू देयर? सर दिख नहीं रहा सर। हाँ सोनू? Not visible, sir. सर साफ दिखाई नहीं दे रहा सर। साफ नहीं दिख रहा है? अच्छा ठीक है, साफ नहीं दिख रहा है। ओके, मैं बड़ा कर देता हूँ। अभी कुछ साफ हुआ? हाँ सर, क्लियर है। ठीक है। अनुज आपको नहीं दिख रहा है ये? आपको मैं ही दिख रहा हूँ? नहीं सर, मुझे सिर्फ आप दिख रहे हैं। आप एक काम करो, आप एग्जिट करके दोबारा ज्वाइन कर लो। ठीक है सर। ठीक है। ओके, तो मैंने कहा कि जो ह्यूमन लैंग्वेज है वो कैसे डिफर करती है ह्यूमन लैंग्वेज से, जो एनिमल लैंग्वेज से, यानी जो क्वालिटीज़ ह्यूमन लैंग्वेज में होती हैं और कहीं नहीं होती हैं। पहला है डिस्प्लेसमेंट। पहली क्वालिटी क्या है? डिस्प्लेसमेंट। सो डिस्प्लेसमेंट की का क्या मतलब है? डिस्प्लेसमेंट का मतलब है स्टूडेंट्स की दैट ह्यूमन लैंग्वेज कैन ओवरकम लिमिटेशंस ऑफ द टाइम एंड स्पेस। टाइम एंड स्पेस, जो एनिमल्स होते हैं वो सिर्फ अभी और यहाँ की बातें कर पाते हैं। यानी शिकारी आ गया तो एक दूसरे को आगाह कर सकते हैं। कोई एनिमल दूसरे को खाने जा रहा है तो वो पहला वाला भाग सकता है। ऐसा हम मानते हैं। हमें नहीं पता कि एनिमल्स लैंग्वेज को हम पूरा स्टडी आज तक नहीं कर पाए हैं, बट जितनी स्टडी हुई है उसके आधार पे ये सिर्फ और सिर्फ ह्यूमंस की लैंग्वेज है जिसमें आपका
यू कैन ओवरकम द लिमिटेशंस ऑफ टाइम एंड स्पेस। मतलब हम आज की बात कर सकते हैं, परसों की बात कर सकते हैं, आज के 10 साल बाद वाली बात कर सकते हैं, 1971 में बांग्लादेश आज़ाद हुआ उसकी बात कर सकते हैं, 47 में इंडिया आज़ाद हुआ उसकी बात कर सकते हैं, 1599 में जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया में आई उसकी बात कर सकते हैं। यानी डिस्प्लेसमेंट लैंग्वेज का, ह्यूमन लैंग्वेज का पहला फीचर है डिस्प्लेसमेंट, मतलब ये टाइम और स्पेस के द्वारा बांध करके नहीं रखी जा सकती है। दिस इज फर्स्ट फीचर। इज दैट क्लियर सोनू? यस यस सर। सर। गुड। नाउ नेक्स्ट वन इज आर्बिट्रेरीनेस। इसको तो मैं बहुत बार बता चुका हूँ, शशोर को पढ़ा के ही आ रहा हूँ, है ना। आर्बिट्रेरीनेस, that human linguistic science do not have any natural connection between its form and meaning, that is signifier और signified के बीच में कोई रिलेशनशिप नहीं होता है, जो हम लोग अभी कुछ देर पहले बात कर रहे थे। ये तो क्लियर है, मुझे लगता है इसको क्लियर करने की जरूरत नहीं है। चलो मैं मान लिया कि है क्लियर। आगे चलते हैं। प्रोडक्टिविटी, ह्यूमन लैंग्वेज जो है वो प्रोडक्टिव होती है। इसका क्या मतलब है? दैट द ह्यूमन एबिलिटी टू कंबाइन लिमिटेड लिंग्विस्टिक साइंस टू प्रोड्यूस न्यू सेंटेंस एक्सप्रेशंस। देखिए अल्फ़ाबेट क्या है, कितने हैं? सिर्फ 26 हैं इंग्लिश में, है ना। वॉवेल्स 5 हैं, कॉन्सोनेंट्स आपके 21 हो गए। तो अब आप देखिए, ये जो हम इतने लिमिटेड अल्फ़ाबेट से, लिमिटेड नंबर ऑफ वर्ड से, लिमिटेड नंबर ऑफ सेंटेंस कितने तरीके का होता है? 4, 5, 6 तरीके का होता है, राइट। लेकिन हम जो मीनिंग प्रोड्यूस कर सकते हैं वो अनइमेजिनेबल है। प्रोडक्टिविटी, शेक्सपियर ने जो लैंग्वेज में से प्रोडक्टिविटी निकाली, एलियट ने जो प्रोडक्टिविटी द वेस्टलैंड में की, या जब हम बात करते हैं आपस में जो प्रोडक्टिविटी होती है वो बहुत ही अमेजिंग है। वो प्रोडक्टिविटी एनिमल्स में नहीं हो सकती है। इसलिए ह्यूमन लैंग्वेज का जो अगला फीचर है वो फीचर है प्रोडक्टिविटी, राइट। नेक्स्ट फीचर इज कल्चरल ट्रांसमिशन। अगर किसी को दिक्कत हो तो मुझे रोक देना। कल्चरल ट्रांसमिशन, ओके। कल्चरल ट्रांसमिशन क्या होता है? जैसे एक एनिमल है, उसके मान लो एक बर्ड है, वो एक जाल में फंस गई, उसके पापा भी जाल में फंस गए थे, उसके पापा भी जाल में फंस गए थे, मम्मी भी जाल में फंस गई थी। यानी आप सोचो सैकड़ों हजारों सालों से चिड़िया जाल में फंसती आ रही है, एक ही जाल में, राइट। लेकिन अगर आप देखेंगे इंडियंस बोल रहा हूँ, ह्यूमंस का, तो ह्यूमंस जो है वो नए नए जाल में फंसते हैं। मतलब जो पुराना वाला जाल पिताजी में फंसे थे उसको वो बता देते हैं बेटे को, बेटा ये वाले जाल में मत फंसना। फॉर एग्जाम्पल जो मैं कहने की कोशिश कर रहा हूँ वो ये है कि ह्यूमंस में एक जो नॉलेज है, जो नॉलेज है वो ह्यूमन लैंग्वेज के कारण कल्चरली ट्रांसमिट हो जाती है। यानी एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी, एक जगह से दूसरी जगह पहुंच जाती है। यानी बिजली का आविष्कार किसी और देश में होता है और बिजली पूरी दुनिया में पहुंच जाती है। क्यों? क्योंकि ह्यूमन लैंग्वेज में कल्चरल ट्रांसमिशन है। लेकिन एनिमल्स में कल्चरल ट्रांसमिशन नहीं है। एनिमल्स में कल्चरल ट्रांसमिशन नहीं है, इसलिए एनिमल्स लैंग्वेज जो है वो ह्यूमन लैंग्वेज से डिफरेंट हो जाती है। ह्यूमन जो एनिमल्स हैं वो यहाँ देखिए, एनिमल्स गेट देयर लैंग्वेज जेनेटिकली। एनिमल्स जो है वो जितनी लैंग्वेज जानते हैं सिर्फ जेनेटिक रूप में जानते हैं। यानी बकरी की जो आवाज़ है वो बकरी उसके बच्चे आने वाले बच्चे सबकी एक ही आवाज़ है। जबकि ह्यूमन बींग्स एक्वायर लैंग्वेज, ह्यूमन बींग्स जो है वो लैंग्वेज को एक्वायर करते हैं। अगर आप देखेंगे तो ह्यूमन बींग्स में जितने भी, अगर आप किशोर कुमार के गाने सुनेंगे तो अलग आवाज़ आएगी, मुकेश के सुनेंगे तो अलग आएगी, और अगर आप ब्रिटनी स्पीयर्स को सुनेंगे तो अलग आवाज़ आएगी। तो सबका अलग अलग है। फॉर दैट मीन्स कि ऐसा नहीं है कि ह्यूमन बींग्स लैंग्वेज को जेनेटिकली एक्वायर नहीं करते, बिल्कुल करते हैं। जेनेटिक फीचर ह्यूमन बींग्स में भी होता है। इसीलिए जो नील नितिन मुकेश हैं उनकी आवाज़ मुकेश जैसी है, और इसीलिए लड़कों की आवाज़ अलग और लड़कियों की आवाज़ अलग होती है। वो जेनेटिक फीचर हो गया। बट अदर देन वो जो आवाज़ है उसके अलावा जब हम लैंग्वेज की बात करते हैं तो ह्यूमन बींग्स जो लैंग्वेज है उसको अक्वायर करते हैं। जैसे कि फ्रेंच लैंग्वेज आप सीख सकते हो, आप जर्मन सीख सकते हो, आप उर्दू सीख सकते हो, जापानीज सीख सकते हो, चाइनीज़ सीख सकते हो। लेकिन एनिमल्स जो है वो कोई लैंग्वेज सीख नहीं सकते। वो जितनी लैंग्वेज जानते हैं उतनी ही जानते हैं। इसलिए सर, यस,
जैसे सर हम लोग किसी फॉरेन कंट्री में सेटल्ड हो जाए और हमारे बच्चे वहाँ के स्कूल्स में जाने लगे या वहाँ के कल्चर को फॉलो करें तो वो ऑटोमेटिकली इंग्लिश बोलना शुरू करेंगे, जैसे बिल्कुल बिल्कुल। जैसे इंग्लैंड वगैरह में हम जाएं, हाँ हाँ बिल्कुल तो बिल्कुल। वो लैंग्वेज एक्वायर करेंगे सर। वो लैंग्वेज एक्वायर करेंगे, बिना गए भी कर सकते हैं और जाके भी कर सकते हैं। एंड ठीक है, यस वेरी गुड, थैंक यू। तो ह्यूमन बींग्स एक्वायर लैंग्वेज, एनिमल्स कैन नॉट एक्वायर लैंग्वेज। तो इसी चीज को कहते हैं कल्चरल ट्रांसमिशन। ये बात समझ में आ गई सपना? सर ओके। यस सर। अगला फीचर है डिस्क्रीटनेस। डिस्क्रीटनेस ऑफ ह्यूमन लैंग्वेज। डिस्क्रीटनेस क्या होती है? डिस्क्रीटनेस का मतलब होता है डिफरेंस, विविडिटी या डिफरेंशिएशन। तो उन्होंने कहा कि this refers to the uniqueness of the sounds used in human languages. Uniqueness of the sounds used in human languages. Every language uses a different set of sounds, right? Each of these sounds is different from the rest and are combined to form new meanings. A sound can be repeated or combined with others to form a new meaning. But animal languages do not have this feature of discreteness. यानी वैरायटी ऑफ साउंड्स है अलग अलग लैंग्वेजेस में। फ्रेंच में अलग वैरायटी ऑफ साउंड्स है, इंग्लिश में अलग वैरायटी ऑफ साउंड्स है, राइट? उर्दू में अलग वैरायटी ऑफ साउंड्स है। आप जब सुनेंगे तो आपको एकदम अलग महसूस होता है। ये जो डिस्क्रीटनेस है यानी जो अलगाव है, जो स्पष्टता है आप कह सकते हैं साउंड्स की, वो स्पष्टता एनिमल्स में नहीं है। एनिमल्स ऐसा नहीं है कि इंडिया में जो ऐसा नहीं है कि जो इंडिया में, ये कौन ज्वाइन कर रहा है, मैं ऐड कर लूँ इसको, शीला परवीन, ओके राइट। तो ऐसा नहीं है कि हम इंडिया में जो हमारी गाय है वो अलग तरीके से बोलेगी और पाकिस्तान वाली गाय थोड़ा अलग तरीके से बोलेगी। गाय एक ही तरीके से बोलेगी, उसको तो एक ही तरीके से बोलना आता है, लेकिन क्योंकि उसके पास वैरायटी ऑफ साउंड्स नहीं है। बट ह्यूमन बींग्स में इंडिया का जो आदमी है वो अलग तरीके से बोलेगा और फ्रेंच का अलग बोलेगा, क्योंकि उनका जो सेट ऑफ साउंड्स हैं वो अलग हैं। इसलिए ह्यूमन बींग्स में की लैंग्वेज का एक प्रॉपर्टी है डिस्क्रीटनेस, जो एनिमल्स में नहीं है। इज दैट ओके? लास्ट है, मैं लास्ट वाले पे आ गया हूँ, डुअलिटी ऑफ ह्यूमन लैंग्वेज। ह्यूमन लैंग्वेज में डुअलिटी है, दैट इज नॉट अवेलेबल इन द एनिमल लैंग्वेज। सो व्हाट इज डुअलिटी? ये सारे याद रखना है, सबकी मीनिंग याद रखना है। 100% एक क्वेश्चन आने की पॉसिबिलिटी है, याद रखना। प्रॉपर्टीज ऑफ ह्यूमन लैंग्वेज से एक क्वेश्चन 100% आएगा। ओके, सो one major difference between animal language and human language is the duality of human language. What is that? This is not found in animal languages. Human languages can be both spoken and written. Duality का मतलब है कि उसको हम लिख भी सकते हैं और हम बोल भी सकते हैं, जबकि एनिमल लैंग्वेज को हम बोल सकते हैं, मतलब वो आपस में बातें तो करते हैं, ऑब्वियसली कुछ ना कुछ मीनिंग कम्युनिकेट करते हैं, बट वो राइट नहीं कर सकते हैं। डुअलिटी मीन्स द एबिलिटी ऑफ राइटिंग एज वेल एज स्पीकिंग। तो ये हो गया आपका फीचर्स ऑफ ह्यूमन लैंग्वेज, प्रॉपर्टीज ऑफ ह्यूमन लैंग्वेज। ये एक टॉपिक मैंने आपका कंप्लीट कर दिया आप आज। अगर किसी बच्चे के पास कोई क्वेश्चन है तो पूछ लो, आई विल आंसर दैट क्वेश्चन। एंड